अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, आज मैं आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मोशन। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो पास्ट ईयर पेपर्स में आ चुके हैं उनका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे मेरे बेटे कि मैंने इससे पहले कुछ 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिनमें चैप्टर 3 के और न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक्स शेयर कर दूंगा ताकि आप चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स को अच्छा रेडी कर सकें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रहे बेटा कि यहाँ पर चैप्टर 3 में न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो इनको आपको प्रॉपरली टाइम देना होगा, बार बार इनको रिपीट करना होगा ताकि जब एग्ज़ाम का प्रेशर आप पर आए तो न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा तंग ना करें। तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और जो 2 पैकेज पहले डाले गए हैं उनमें न्यूमेरिकल्स भी पेपर में जो आए हैं उन्हीं को सॉल्व कराया गया है, तो उनके लिंक्स में शेयर कर दूंगा। हम अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो ये बेटा, आज के पैकेज का पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है। ये पास्ट पेपर में आ चुका है और ये रिलेटेड है एक टॉपिक आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है लास्ट में जाकर, इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं पास्ट ईयर में, तो ये उन्हीं में से एक सवाल है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सवाल के सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है एक मोटर कार है जो कि मूविंग अप ऊपर जा रही है एक स्लोप पर, स्लोप यानी इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। और जिस वक्त इस कार को ऑब्जर्व किया गया तो इसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कार इस स्पीड से मूव करते हुए ऊपर जा रही थी। सडनली जब वो इतनी स्पीड को अचीव कर लेती है तो इसका इंजन फेल हो जाता है, यानी इंजन काम करना छोड़ देता है। याद रहे हमने ब्रेक नहीं लगाए हैं बल्कि इंजन ने वर्किंग करना छोड़ी है। तो एक और नोटिसेबल बात यह है कि जिस प्लेन पर ये चल रही है, कार चढ़ रही है ऊपर की जानिब, वहाँ फ्रिक्शन के बारे में कहा गया है कि नेग्लिजिबल है। इट मीन्स इस सरफेस पे फ्रिक्शन ज़ीरो है। तो अब सवाल ये है कि जब इंजन फेल हो जाएगा तो फिर उस पॉइंट से लेकर मज़ीद कार कितना आगे अपना डिस्टेंस कवर करेगी इस मोशन के दौरान। और लाजमी इसने आगे किसी एक पॉइंट पर रुक जाना है, मगर जहां इंजन ख़राब हुआ है वहां से लेकर आगे तक के मोशन में इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। मगर ये ध्यान रहे कि हमने इस पॉइंट पर इंजन ख़राब हुआ था, हमने ब्रेक नहीं लगाए, तो गाड़ी एकदम इंजन ख़राब होने पर रुकेगी नहीं, बल्कि ड्यू टू इनर्शिया इस फोर्स की वजह से कुछ और आगे जाएगी। तो सवाल यही है कि जहां इंजन ख़राब हुआ है उसके बाद से ये लेकर कितना और ऊपर गई है। तो अब सामने यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, इससे सीन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कार अब 10 स्लोप जा रही है, स्लोप का एंगल दिया हुआ है, कार का अपना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है जो कि इसके मोशन के अपोजिट है। मगर एक बात ध्यान रहे कि जो इंक्लाइंड प्लेन में आपने फॉर्मूला बनाया था फ्रिक्शन लेस के लिए एक्सेलेरेशन का, वो डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट के लिए जी प्लस में लेते हैं। यहाँ ये कार कहाँ जाएगी? अपवर्ड। तो उस फॉर्मूले में जी को किस में ले जाएगा? माइनस में। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं और इसका डेटा बनाते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ। तो देखें, सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्लोप का एंगल, तो ये थीटा से शो किया जाता है 30 डिग्री एंगल गिवन है सवाल में। फिर नेक्स्ट थिंग हमें दी हुई है इसकी वेलोसिटी, यानी जहाँ पर इंजन खराब हुआ उस मौके पर इसकी वेलोसिटी को हम वी आई कहेंगे, और ये हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगला मरहला क्या होगा? इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो हमने 1 किलोमीटर को हटाकर 1000 मीटर लगा दिए, 1 आवर को हटाकर 3600 सेकंड लगा दिए। इसको सॉल्व किया तो ये कैंसिल आउट हो गया और यूं आपकी वी आई का आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अगला चीज़ देखते हैं सवाल में क्या हमें डेटा में गिवन है। तो ऊपर दिया हुआ है कि ये कार आगे जाकर जब ऊपर जाएगी तो ये एक पॉइंट पर रेस्ट में आ जाएगी। इट मीन्स इसकी वी एफ क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इसके बाद सवाल में दिया हुआ है
कि जिस प्लेन पर ये चल रही है उसकी फ्रिक्शन क्या है, 0, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स आखिर में हमसे क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है हाउ मच डिस्टेंस, यानी इंजन खराब होने के बाद कार मजीद कितना ऊपर जाती है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको इस सवाल का डेटा कैसे बनाया गया ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहला मरहला एग्जाम में यही होगा बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि आप टॉपिक को पहचाने, तो यहाँ स्लोप का वर्ड लिखा हुआ है जिससे हम समझ गए हैं कि इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बेटा सवाल को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर जिस पॉइंट से इंजन खराब हुआ है उस पॉइंट से जिसमें एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई है, पहले वो निकालेंगे। तो जैसा कि ये कार बताया गया सवाल में कि ऊपर जा रही है, तो हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था फ्रिक्शन लेस वाले प्लेन के लिए, वो था A=G sin थीटा। अब क्योंकि ये ऊपर जा रही है तो इसमें जी को किस में लेंगे, माइनस में। और हमें क्योंकि डेटा देखना है तो मैंने यहाँ साइड पर डेटा एक बार फिर लिख दिया है ताकि हमें पुट करने में आसानी हो। आपने नहीं लिखना, आप डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे। जी की वैल्यू 9.8 है, थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन। ये हमसे मांग रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। साइन 30 होता है 0.5, वो 9.8 से हुआ मल्टीप्लाई, तो 4.9 माइनस में आ गया, यानी डी एक्सेलरेशन आ गई है कि आहिस्ता आहिस्ता कार आगे आगे रुक जाएगी एक पॉइंट पर। तो अब हमसे मांग रहा है कि जिस पॉइंट से इंजन खराब हुआ उससे ये कितना मजीद और आगे गई है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लगा देंगे डिस्टेंस के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर आ गया है, एस हमें निकालना है। जब ये टॉप पर पहुंचेगी अपने पॉइंट तो वी एफ क्या हो जाएगी, 0। तो हमने ए को हटाकर -4.9 रख दिया, एस ऐसे ही आ गया, वी एफ को रख दिया 0। मजीद सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हो गया -9.8, डिस्टेंस ऐसे ही आया, -400 हो गया, मल्टीप्लाई था, माइनस माइनस कैंसिल, नीचे आके डिवाइड हुआ, तो 40.81 मीटर ये वो डिस्टेंस आ गया है जो ये कार मजीद कवर करेगी उस स्लोप के ऊपर ऊपर की जानिब इंजन के ख़राब होने के बाद। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। मैं यहाँ रिमाइंडर दे दूं कि पास्ट ईयर में ऐसी एक सवाल साइकिल के लिए आया है कि साइकिल करना यानी पैडलिंग करना, जो प्लेन था उसके मिड पे जाके छोड़ दिया गया, तो अचानक ब्रेक नहीं लगाए हैं, खाली पेडल मारना छोड़ा। तो उस सवाल में जो साइकिल और न्यूमेरिकल है वो पास्ट ईयर में आ चुका है। जैसे यहाँ इंजन खराब हो गया था तो वहाँ पेडलिंग करना छोड़ दी गई, तो फिर भी फ्रिक्शन लेस प्लेन की वजह से साइकिल थोड़ा और आगे जाएगी। तो बिल्कुल सेम जैसे सवाल आपने ये वाला किया है वैसे वो साइकिल और न्यूमेरिकल होगा। तो आई होप आपको ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा आज के पैकेज का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये रिलेटेड है एक टॉपिक आपने थ्योरी में पढ़ा है चैप्टर 3 के अंदर, इलास्टिक कोलिजन, जिसमें आपने डेरिवेशन करी थी और फाइनल वेलोसिटीज बनाई थी दो ऐसे स्फीयर्स की जो आपस में कोलाइड करती हैं इलास्टिकली। तो ये न्यूमेरिकल उसी टॉपिक से आ गया है, यानी अंदाज़ा हुआ कि डेरिवेशन जो हमने की है और हमने जो फार्मूला बनाया था इनकी फाइनल वेलोसिटीज का v1 और v2 का, वो फार्मूला हमें अलग से भी याद रखना होगा क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट लगेगा। तो ये सवाल पास्ट ईयर में आ चुका है। तो आइए आगाज़ करते हैं। कुछ सिनेरियो ये है कि यहाँ पर एक गोल्फ की बॉल है, गोल्फ की बॉल आपको पता है कि लाइटर होगी तो उसका मास कम है, ये कोलाइड कर रही है एक स्टील की बॉल के साथ, जो कि जाहिर सी बात है स्टील की बॉल है तो हैवियर होगी, उसका मास ज़्यादा है। स्टील बॉल रेस्ट में है, गोल्फ बॉल मूव करी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, तो इन दोनों का आपस में होगा कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन होगा, जिसकी बात अभी पूछ रहा है कि स्कैटर्ड होने के बाद इन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। यानी गोल्फ बॉल जब टकरा जाएगी स्टील बॉल से तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और स्टील बॉल जब पहले रेस्ट में थी गोल्फ बॉल टकराने के बाद उसके साथ क्या होगा, इन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। तो आइए आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। याद रहे डायग्राम खाली समझाने के लिए है, आपने नहीं बनानी, आप क्वेश्चन के डेटा और सोल्यूशन पे ध्यान दें। तो क्योंकि यहाँ पे दो बॉल्स हैं अलग अलग, तो पहले हम गोल्फ बॉल की बात कर लेते हैं, इसका डेटा अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है गोल्फ बॉल का मास, तो इसको हम m1 का नाम दे देंगे,
गोल्फ बॉल के मास को 100 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम को किलोग्राम में ले गए, 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.1 किलोग्राम आ गया। ये आ गया गोल्फ बॉल का मास। अब अगली बात कि गोल्फ बॉल मूव कर रही है टकराते वक्त, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है स्टील बॉल के साथ, तो इनिशियल वेलोसिटी इसको हम u1 कहा करते हैं। उस फॉर्मूले में जो हमने ड्राइव किया है इलास्टिक कोलिजन का v1 v2 का फॉर्मूला, वहां पर भी u1 एंड तक आया है, v1 के फॉर्मूले में भी आया है। तो u1 इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द गोल्फ बॉल बिफोर कोलिजन, तो ये हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। और अब ये हमसे मांग रहा है कि बताइए टकराने के बाद गोल्फ बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये मांग रहा है v1, यानी u1 यानी 1 से हमने टर्म किया है गोल्फ बॉल को, तो u1 हमें गिवन है। टकराने के बाद इसके साथ क्या होगा, v1 हमें निकालनी है, गोल्फ बॉल की फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। अब डेटा बनाते हैं स्टील बॉल का। ये अगली बॉल हमें स्टील की दी हुई है, हमें गिवन है स्टील बॉल का मास, वो दिया हुआ है 8 kg, तो इसको हमने m2 का नाम दे देना है, यानी m1 हो गया गोल्फ बॉल, तो m2 हो गया स्टील बॉल। अगली बात दी हुई है कि स्टील बॉल बिफोर कोलिजन रेस्ट में है, तो u2 इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द स्टील बॉल, और कोलिजन से पहले किसमें रेस्ट में हो गई। और आखिर में यही हमसे मांग रहा है कि बताइए टकराने के बाद जब गोल्फ बॉल टकरा जाएगी तो इस स्टील बॉल की फाइनल स्पीड कितनी होगी, v2 हमें निकालना है। तो हमने इस पेज पे डेटा बना लिया है आपके सामने। आई होप सवाल पढ़कर आपको डेटा बनाना आ गया होगा। सबसे अहम चीज जो क्वेश्चन में आप पहचानेंगे सवाल को, वो यहाँ लिखा हुआ है इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, तो इससे आपको एक टॉपिक याद आएगा कि चैप्टर 3 के इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आ गया है। तो अगले पेज पे जाएंगे तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, वो डेरिवेशन जो हमने की थी इलास्टिक कोलिजन में, v1 और v2 के फॉर्मूलाज उनको अप्लाई कर कर ये वेलोसिटीज निकाली जाएंगी। तो आइए बढ़ते हैं ये। तो आई बेटा आपको याद आ गया होगा कि ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था इलास्टिक कोलिजन की थ्योरी के टॉपिक में। v1 का फॉर्मूला u1 इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये फॉर्मूला है जब हमने इलास्टिक कोलिजन में ड्राइव किया, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि न्यूमेरिकल पास्ट ईयर में आ चुका है। तो हमें इस फॉर्मूले को अलग से भी याद रखना है। अब क्योंकि हमें डेटा पुट करना है यहाँ पर, तो मैंने एक बार फिर साइड पे डेटा लिख दिया है ताकि हमें पेज पलटना ना पड़े। तो आइए इन सब की वैल्यूज़ को जाके रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि u1 20 है, तो हम गए v1 के फॉर्मूले में u1 को रखकर 20 रख दिया, m1 हमने बनाया 0.1 kg, m2 हमें दिया हुआ था 8 kg, तो m1 m2 ऊपर नीचे वैल्यूज रख दी। और आगे u2 आपका 0 है, जिसकी वजह से ये आखिर में इस वाले फैक्टर को सबको रेशियो को 0 कर देगा। m2 आपका 8 है, तो हमने सब जगह पर डेटा देखकर वैल्यूज को रख दिया। आई होप आपको बात समझ आएगी। एक बार फिर देख लें, u1 ये रहा, u1 आपका 20 है, यहाँ रख दिया 20, m1 आपका 0.1 है, m2 आपका 8 है, ऊपर और नीचे m1 m2 रख दिए, आगे प्लस साइन, 2m2 आपको 8 गिवन है, u2 आपको 0 दिया हुआ है, और नीचे इनकी वैल्यू रख दी। अब अगले स्टेप पे जाते हैं। इस 0 की वजह से सब क्या हो जाएगा 0, जबकि 0.1 में से 8 माइनस करे तो ये आ गया -7.9, 0.1 में 8 प्लस करो तो 8.1। अब ऊपर वाला ऊपर से कर देंगे मल्टीप्लाई, और 8.1 से डिवाइड करना है, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई किया तो -158 हो गया। जब ये 8.1 से डिवाइड हुआ तो आंसर आ रहा है -19.5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ जो रिजल्ट आया है वो ये बता रहा है कि जब गोल्फ की बॉल जाकर टकराएगी स्टील बॉल के साथ, तो इसकी वेलोसिटी जो पहले 20 थी, टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये माइनस साइन जो देख रहे हैं आप, ये इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है कि इस गोल्फ बॉल स्टील बॉल से टकराने के बाद वापसी आ जाएगी और रिबाउंड होगी, और इसकी वेलोसिटी जाते हुए 20 थी तो आते हुए जाएगी 19.5। माइनस साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द गोल्फ बॉल की ये टकराने के बाद रिबाउंड होगी, वापसी आएगी। अब हम चलते हैं स्टील बॉल की जानिब। क्वेश्चन में हमसे v2 भी मांगा जा रहा है, तो इसके लिए v2 वाला फॉर्मूला ये भी आपने इलास्टिक कोलिजन के डायरेक्शन में ड्राइव किया था, तो इसको अलग से भी याद रखें। v2 u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये फॉर्मूला हो गया v2 निकालने का। तब इन सब की वैल्यूज को जाकर हमने डेटा में से देख कर रखना है। u2 0 है, m2 आपका 8 है, m1 आपका 0.1, तो ऊपर नीचे सारी वैल्यूज आगे इधर आ जाते हैं। तो u1 आपका 20 है, तो ऊपर नीचे हमने सबकी वैल्यूज को रख दिया। स्टार्ट वाली जो रेशियो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 0 सबको 0 कर देगा।
आगे ऊपर वालों को ऊपर से कर दिया मल्टीप्लाई तो ऊपर 4 आ गया, नीचे ऐड कर दिया 8.1, तो 4 को डिवाइड करा 8.1 से, तो आंसर आ रहा है 0.49 मीटर पर सेकेंड। यानी ये रिजल्ट हमें दे रहा है स्टील बॉल की फाइनल वेलोसिटी कि वो हल्की सी हिलेगी। जब गोल बॉल आके टकराएगी उससे, तो स्टील बॉल जो पहले रेस्ट में थी वो हल्की से हिलकर थोड़ी सी लुढ़क कर आगे चली जाएगी। ये उसकी फाइनल स्पीड आ गई और यहाँ के न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं ताकि इस सवाल एग्जाम में आए तो आप इसको सही कर पाएं। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आज के पैकेज का अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। ये मैंने नंबर 3 का नाम दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, बुक का न्यूमेरिकल है चैप्टर 3 का। कि बात हो रही है एक हेलीकॉप्टर की कि उसका वेट आपको दिया हुआ है। आगे कहा जा रहा है कि बताइए अगर ये हेलीकॉप्टर ऊपर की जानिब जाता है तो इस एक्सेलरेशन से जाता है, तो बताइए जो इसका इंजन है वो इस पर अपवर्ड फोर्स कितनी लगा रहा है जिससे ऊपर की जानिब प्रोपेल कर रहा है। यानी इस फोर्स से मुराद है ये आपसे अपवर्ड फोर्स मांग रहा है जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर की जानिब जाएगा। यानी कि इंजन जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये वो मांगी जा रही है। पार्ट 2 के अंदर भी ये अपवर्ड जाएगा, मगर उसमें एहतियात करनी है कि वर्ड लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड, कि अगर स्पीड कांस्टेंट है उससे ऊपर जा रहा है तो इट इज द केस ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कि एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी 0। तो पार्ट 2 में भी वही निकालना है कि इंजन ऊपर की जानिब कितनी फोर्स लगा रहा है। अपवर्ड फोर्स हमें दोनों पार्ट में फाइंड आउट करनी है। तो सिचुएशन कुछ ये है कि यहाँ पर हमें गिवन है हेलीकॉप्टर का वेट, तो ये लिख देंगे नीचे, ये हमें दिया हुआ 3920 न्यूटन। और इसमें एक काम करेंगे कि डेटा में ही यहीं पर हम लोग मास बना लेंगे वेट से, क्योंकि आगे जाकर हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब लगाएंगे तो हमें फोर्स के फॉर्म में एम ए रखना होगा, तो वहाँ मास चाहिए। तो हमने हेलीकॉप्टर को डिवाइड करा दिया इसके मास को 9.8 से, तो रिजल्ट आ रहा है 400 kg। तो हेलीकॉप्टर का मास आ गया। आगे हमें दिया हुआ है पार्ट 1 में कि इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो हमने पार्ट 1 बनाया कि एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये मांग रहा है फोर्स, अपवर्ड फोर्स मांग रहा है पार्ट 1 में। जब भी हम निकालेंगे इसको हमने एफ अप का नाम दे दिया। एफ अप से मुराद है इंजन जो ऊपर की जानिब फोर्स लगा रहा है उसको हमने एफ अप का नाम दिया है। आते हैं पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 में देख सकते हैं आपकी स्पीड कांस्टेंट गिवन है, तो पार्ट 2 में लिख दिया स्पीड 4 मीटर पर सेकंड लेकिन कांस्टेंट है, और इसमें भी यही मांग रहा है अपवर्ड फोर्स जो इंजन लगाएगा उसको ऊपर ले जाने में। तो इन दोनों पार्ट में हमें अपवर्ड फोर्स निकालनी है, मगर एक पार्ट में एक्सेलरेशन है यानी अनबैलेंस फोर्स है, एक पार्ट में स्पीड कांस्टेंट है। और सिचुएशन आप इस डायग्राम की वजह से समझें कि हेलीकॉप्टर पर जब ये ऊपर की जानिब जाए या नीचे जाए दो फोर्स लग रही हैं। ये जो एफ थ्रस्ट आप देख रहे हैं अपर डायरेक्शन में, ये लगाएगा इंजन, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो वेट की फोर्स है, तो वेट हमेशा नीचे एक्ट करेगा और अपवर्ड फोर्स ऊपर जानिब एक्ट करेगी। और अब इन दोनों पार्ट में ये हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है, इसलिए ऊपर वाली फोर्स क्या होगी ज्यादा और नीचे वाला वेट क्या होगा कम, तभी ये ऊपर जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की, हम नेक्स्ट पेज पे आके सॉल्व करेंगे। तो आप पहले से यहाँ समझ लें कि पार्ट 1 में एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन। इट मींस कुछ अनबैलेंस फोर्स इसमें लग रही है जिसमें एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है। तो वो कैसे निकाली जाएगी, ऊपर वाली फोर्स में से वेट को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो नेट अनबैलेंस फोर्स होगी जितना एक्सेलरेशन इसमें बनाएगी। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इस सिनेरियो को सॉल्व करते हैं। तो आइए बेटा इस पेज पर मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा इसका डेटा यहाँ पे लिख दिया है हेलीकॉप्टर सवाल का, ताकि मैं बार बार पेज को पलटना ना पड़े। और आप देख सकते हैं कि इसमें दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट में अलग अलग हमें अपवर्ड फोर्स जो इंजन लगाएगा वो निकालनी है। तो आइए पार्ट 1 को पहले देख लेते हैं। पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि हेलीकॉप्टर ऊपर की जानिब जा रहा है विद दिस एक्सेलरेशन। तो इट मीन्स जब वो एक्सेलरेशन है तो एक अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट कर रही है जो उसमें एक्सेलरेशन बना रही है, और हम अब बनाएंगे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द हेलीकॉप्टर जो इसमें एक्सेलरेशन बना रही है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम डायग्राम बताया था आपको कि अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी और डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी कम। तो हमने जो एफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाली फोर्स है सेकंड लॉ की, उसका नाम दिया हुआ है एफ का। एफ अब ये इंजन की फोर्स है और वेट नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर जा कहाँ रहा है ऊपर, इसलिए अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी और वेट क्या होगा कम।
तो मजीद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्योंकि हमें एफ अप निकालना है तो माइनस वाले को यहाँ ले आए, इधर आके वेट क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और अब नीचे आकर एफ को उठा के हमने एम में रख दिया, वेट तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है डेटा के अंदर। और अब हमने डेटा में से देखकर इनकी वैल्यूज को रखना है। तो एम हमने रख दिया 400, ए हमें पार्ट 1 में 2 दिया हुआ है और वेट 3920 दिया हुआ है। 4 2 8, 800 को इसमें प्लस कराएंगे 3920 में, तो आपकी इंजन की फोर्स आ गई 4720 न्यूटन, जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा। तो आई होप ये पहला पार्ट आपके समझ में आ गया होगा कि अगर ये आपसे यहाँ पर अपवर्ड फोर्स मांगता है इंजन की, तो वो इतनी होगी जो लाजमी वेट से ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, कि पार्ट 2 में कह रहा है कि हेलीकॉप्टर ऊपर तो जा रहा है मगर इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगी, कि कोई अनबैलेंस फोर्स पे नहीं एक्ट करेगी। इट इज द केस ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इधर जो हाँ एफ पहले आ रहा था क्योंकि वहां पर अनबैलेंस फोर्स थी, यहाँ क्या हो जाएगी जीरो, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड पर एक्सेलेरेशन जीरो, तो फोर्स भी क्या होगा जीरो। और एफ अप माइनस डब्ल्यू, जा तो ये ऊपर ही रहा है, तो अब ये माइनस का डब्ल्यू जरा के क्या हो गया, प्लस का हो गया। और इस सूरत में वेट के ही बराबर हो जाएगी इंजन की अपवर्ड फोर्स, यानी ये दोनों फोर्सेस क्या हो गई आपस में इक्वल। आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आप इस सवाल को आराम से देखें, बार बार दोहराएं। इस टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया हुआ है पास्ट ईयर में, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लें कि अपवर्ड फोर्स से क्या मुराद है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल है और पेपर में ये आ चुका है। जैसे यहाँ आप सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल को ज़रा आराम से पढ़ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बैलून है जिसको हमने जिसके साथ बांधा हुआ है एक कोई वुडन ब्लॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलून के साथ अटैच किया हुआ है एक वुडन ब्लॉक, और यह वुडन पीस लकड़ी का पीस है और ये अपवर्ड जा रहा है, बैलून बैलून ऊपर जा रहा है। ये कोई हॉट एयर बैलून है जो कि ऊपर की जानिब जा रहा है और इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड जब हो जाती है तो इसकी हाइट बता रहे हैं ग्राउंड से हो गई है 300 मीटर। इस मौके पर हम क्या करते हैं, ये वुडन पीस साथ में लगा हुआ है, हालांकि ये याद रखें ये वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड जाने की वेलोसिटी है, यानी ये रुका हुआ नहीं है। ऊपर जाते जाते अचानक हम क्या करते हैं, वुडन पीस को इसमें से अलग कर देते हैं। डिटैच माने अलहदा कर देना। बैलून से जब इसको अलग किया गया तो ड्यू टू इनर्शिया जब तक इस पर फोर्स का असर रहेगा ऊपर जाने वाली, तो ये जो हमारा वुडन पीस है थोड़ा सा पहले ऊपर जाएगा और बाद में फिर ये कहाँ आएगा, नीचे, जस्ट लाइक दिस। कि पहले अपवर्ड जाएगा फिर कहाँ आएगा, नीचे। तो ये आखिर में हमसे क्या मांग रहा है, टोटल टाइम मांग रहा है कि कितना टाइम तक ये वुडन पीस इससे डिटैच होने के बाद एयर में रहेगा और कितनी देर में ग्राउंड में आकर गिरेगा। तो ये टाइम हमें निकालना है। तो आइए एक डायग्राम ये समझ लें बात को। आपने पेपर में डायग्राम नहीं बनानी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे देखें ये पैराशूट टाइप का जो बैलून है वो ऊपर जा रहा है, वुडन पीस साथ में लगा हुआ है और एक पॉइंट पर आकर इसको इससे अलग किया जाएगा और उस पर ये सवाल शुरू हो गया है। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं और क्वेश्चन का डेटा बनाते हैं। तो यहाँ देखें आप, सबसे पहली चीज़ हमें दी हुई है कि बैलून ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी जब उसको डिटैच किया गया वुडन पीस को तो उस वक्त 15 मीटर पर सेकंड है। तो वी आई हमें दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ हमें ग्राउंड से हाइट दी हुई है कि जब वुडन पीस को अलग किया जाएगा तो ग्राउंड से हाइट है 300 मीटर। उसके बाद और देखते हैं सवाल में, क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन होगा, ऊपर की जानिब हो रहा है या नीचे हो, तो 9.8 ली जाएगी जी की वैल्यू। और आखिर में हमसे क्या मांग रहा है, टोटल टाइम जब तक ये वुडन पीस नीचे ग्राउंड पे आके गिरेगा तो इसको कितना वक्त लगेगा डिटैच होने के बाद। पहले थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये एयर में कहाँ आया, नीचे। तो ऊपर और नीचे दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा, आखिर में टाइम थोड़ा ऐड हो जाएंगे और आखिर में निकलेगा टोटल टाइम। तो आई होप सवाल आपके समझ में आ गया होगा कि ड्यू टू इनर्शिया ये डिटैच होने के बाद बैलून एकदम पैकेज जो वुडन पीस है वो नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा पहले कहाँ जाएगा, ऊपर। और उसके बाद असल में इस डायग्राम में समझने के लिए आप ये वाला पॉइंट कंसिडर करें कि इस पॉइंट पर वुडन पीस को अलग किया गया, तो पहले थोड़ा सा कहाँ गया, ऊपर, फिर ये कहाँ आया, नीचे। तो आए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब बेटा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने जो बताया था कि जैसे ही ये वुडन पीस
डिटैच होगा तो पहले थोड़ा सा कहाँ जाएगा, ऊपर। मगर जो वेलोसिटी बैलून की होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वही किसकी होगी, वुडन पीस की होगी, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। जहाँ से इसको अलग किया गया उतनी ही वेलोसिटी ये पैकेज या पीस अपने अंदर कैरी करेगा ऊपर की जानिब। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं अपवर्ड मोशन। ये वुडन पीस पहले थोड़ा सा कहाँ जाएगा, ऊपर, ड्यू टू इनर्शिया। तो हम पहले ऊपर जाने का इसमें टाइम निकालेंगे कि आखिरी अपने टॉप हाइट तक पहुंचने में मजीद कितने ऊपर जाने में टाइम लेगा। यानी याद रहे जिस पॉइंट पे उसको अलग किया गया वो हाइट तो 300 मीटर है ग्राउंड से, अभी थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा वो टाइम पहले निकालते हैं। यानी हम सॉल्व कर रहे हैं पहले अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन में एज यू नो जब ये टॉप पर पहुंचेगा तो इसकी वी एफ क्या हो जाएगी, 0। तो हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम ऊपर जाने का निकालने के लिए। तो हमने वी एफ को रख दिया 0, वी आई रख दी 15। अपवर्ड जाते वक्त जी को माइनस में लेते हैं, यानी माइनस का 9.8, 15 इधर आके माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 15 को डिवाइड कर दिया 9.8 से, तो 1.53 सेकेंड ये वो टाइम आ गया ये बैलून अपने टॉप तक पहुंचने में लेगा। अब क्योंकि बेटा ये 300 मीटर से थोड़ा सा और ऊपर गया है तो अपवर्ड मोशन में हम पहले ये डिस्टेंस भी निकालेंगे कि आखिरी कितना मजीद और ऊपर गया है। तो हम इसके लगा देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2a = वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ऊपर जा रहा है a को माइनस में लेंगे, ऐसा निकालना है। टॉप पे जाके वी एफ क्या हो जाएगी, 0, वी आई हमें गिवन है 15, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को 9.8 से, माइनस 9.6 हो गया, ऐसा 15 का स्क्वायर 2 to 5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये नीचे आके डिवाइड। तो ये डिस्टेंस आ रहा है 11.47 जितना ये ऊपर जाने में लेगा। अब पता चला कि जब ये शुरू करेगा अपना यहाँ से डाउनवर्ड मोशन तो ये ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर नहीं है बल्कि 311.47 मीटर ऊपर है। तो अब हम सॉल्व करेंगे डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि अब हमें चाहिए नीचे आने का टाइम। हमने पहले निकाला था ऊपर जाने का टाइम, अब निकालेंगे नीचे आने का टाइम। तो याद रहे जो अपवर्ड की वी एफ होती है वो डाउनवर्ड की वी आई बन जाती है। तो अपवर्ड की वी एफ 0 थी, वहीं से शुरू हुआ डाउनवर्ड का मोशन, तो डाउनवर्ड की वी आई क्या हुआ, 0। और अब यहाँ लगा देंगे हम टी डाउन निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। और अब इसमें नीचे आ रहा है और डिस्टेंस जो पुट करना है वो 300 नहीं है बल्कि उसमें ये भी ऐड होगा 11.47। तो अब आगे गए और हमने एस को रख दिया 311.47 और आगे वी आई हमारी क्या है, 0। ये डेटा पीछे चेक कर लीजिएगा। और आगे आते हैं तो ये टाइम हमें निकालना है, हमने ए को रख दिया जी 9.8। अब क्योंकि यहाँ नीचे आ रहा है तो जी को प्लस में रखना है, फिर और नीचे आया 0 टी 0 हो गया और 9.82 से डिवाइड 4.9 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई 4.9 नीचे आके इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद इसका रूट लेंगे तो टी डाउन आ गया 7.92 सेकेंड। तो दोनों टाइम आ गए, ऊपर जाने का टाइम भी आ गया, नीचे का भी टाइम आ गया। तो टोटल टाइम के लिए इन दोनों टाइम को कर लेंगे प्लस, तो यूं ही आपका आंसर आ जाएगा 9.50 सेकेंड। और इतनी देर में ये बैलून यानी जो वुडन पीस है ये ग्राउंड पे आके गिर जाएगा। याद रहे इस टाइप का एक सवाल एग्जाम में हेलीकॉप्टर से एक पैकेट ड्रॉप किया जाता है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप इस सिनेरियो को समझें ताकि पक्का बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाए और जब एग्जाम में आए तो इंशाल्लाह इसको आप कर पाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स मोशन के कुछ न्यूमेरिकल जो पास्ट ईयर में आए हैं उनका सोल्यूशन डिस्क्राइब किया है। और मैं इससे पहले 2 पैकेज और अपलोड कर चुका हूं, मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आई होप आपकी नज़रें अपने टारगेट पे होंगी। और ये भी याद रहे कि इस साल के लिए फर्स्ट ईयर फिजिक्स की यही बुक है, बुक चेंज नहीं हो रही है फिजिक्स की। तो आपने न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छा करना है ताकि आप एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसमें इनको भूल ना जाएं और एक एक कर कर चैप्टर वाइज आप इन तमाम न्यूमेरिकल्स को तैयार करें। तो जितना आप एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह उतना आपको आउटपुट मिलेगा, उतना रिजल्ट आपका बेहतर होगा। तो आई होप यू रिपीट दीज न्यूमेरिकल्स अगेन एंड अगेन। एंड अल्लाह से यही दुआ कि अल्लाह आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए और आप इस सेशन में भरपूर एतमाद के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।